हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये मैक्सिमम 2 लेक्चर का टॉपिक है, पर इससे एक क्वेश्चन मस्ट है, आता ही है जेईई मेंस में, मेडिकल में। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो जेईई मेंस में कई बार 2 सवाल केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा है, और मेडिकल में तो कई बार 3 सवाल भी पहुंचा दिया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाता है। सो वी शुड टेक केयर अबाउट दिस। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि साइंटिस्टों ने किया और उसका ऑब्जर्वेशन देखकर इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट करा गया उसमें क्या हुआ, उसके ऑब्जर्वेशन को साइंटिस्टों ने कैसे एक्सप्लेन किया, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब भी किसी मेटल सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट किया जाता है, तब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, एमिट होता है। उस प्रोसेस को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहूं तो सपोज करें कि ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, इस पे कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट किया जा रहा है। तो जब भी इस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेंगे ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये है मेटल सरफेस। क्या ये हमेशा ऐसा होता है? पहले तो इस प्रोसेस, इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। क्या ये हमेशा होगा? क्या कोई भी लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे डाला जाए तो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? क्या ऐसा नहीं है, है ना। इसके लिए कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक मेटल सरफेस रख लिए, ऐसा कुछ, यहाँ पे एक ऐसा कुछ मेटल सरफेस रख लिए और यहाँ पे कुछ लाइट ऐसे इंसिडेंट करेंगे। मान लेते हैं इस लाइट का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, और ये जो मेटल सरफेस है इसको ऐसा दिखा देते हैं बच्चों कि ये मेटल सरफेस है ना। मान लेते हैं ये जो लाइट आ रहा है उसका इंटेंसिटी कैपिटल आई है। देखते हैं कि कब इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा और कब नहीं आएगा। क्लियर है? पहली चीज कि आखिर नाम इसका क्यों पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों? क्योंकि हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। लाइट किससे बना होता है? फोटोन से बना होता है। तो चूंकि हम उस मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज करो बच्चों कि यहां पे लाइट ऐसे इंसिडेंट किया जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं ना कि इनिशियली मान लेते हैं कि इनिशियली कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। मेरे को चेक करना है कि कब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और कब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करने लगे कि इंटेंसिटी को वैरी करने लगे, मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाने लगे। इंटेंसिटी आपको याद होगा बच्चों क्या था? टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज नॉन एज इंटेंसिटी। मतलब अगर मैं यहां आई लिखा हूं ना, मतलब इस मेटल सरफेस पे पर मीटर स्क्वायर पे एरिया पे 1 सेकेंड में एनर्जी आई गिर रहा है। क्लियर है? चलो अभी देखते हैं हम लोग। जब इंटेंसिटी को इंक्रीज करने लगे तो जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे थे तो इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दिया गया ना तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आए। इससे क्या कंक्लूजन? ये ऑब्जर्वेशन था एक्सपेरिमेंट का। इससे साइंटिस्टों ने क्या कंक्लूजन निकाला बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, इसका एक्सप्लेन कैसे किया गया, इन सब बातों को हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज करते लिखते चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है फोटोन के इंसिडेंट से, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, emission of photoelectrons does not depend upon intensity, does not depend upon intensity। आप पूछोगे आपको कैसे पता चला सर? तो ये एक्सपेरिमेंट में करा गया बच्चों, जो मैंने नहीं किया, ये साइंटिस्टों ने किया है। emission of photoelectron does not depend upon intensity of light, intensity of light। अब देखा गया कि भाई साहब हम लोग तो सुने थे कि जब भी लाइट इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है, पर यहां तो निकल ही नहीं रहा। तो फिर इंटेंसिटी पे हमने सारा काम कर लिया, इंटेंसिटी बढ़ाए घटाए कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आया। इससे हम लोग ने कंक्लूजन निकाला कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है,
इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो फिर आगे चेंज किया गया बच्चों फ्रीक्वेंसी को, ये जो लाइट आ रहा है ना उसके फ्रीक्वेंसी को वैरी करके देखा गया। तो जब इसके फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे थे, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बोला गया बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड so that electrons start ejecting from the metal surface। क्लियर है ना? इसको क्या बोला गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है ये? दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट required to eject electrons from metal surface। क्या बच्चों जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगे तो इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली तो नहीं आ रहा था बाहर, लेकिन जैसे एक फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम अमाउंट आया उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगा। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं बच्चों एफ नॉट से, है ना। इसको डिनोट करते हैं एफ नॉट से। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था इसका मतलब मैं वेवलेंथ घटा रहा था बच्चों। आपको ये पता होगा फॉर्मूला ना, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव होता है बच्चों। तो यहां पे आप देख सकते हो कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या है? c बाई फ्रीक्वेंसी। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था इसका मतलब मैं लैम्डा को क्या कर रहा था बच्चों? घटा रहा था। मतलब लैम्डा घटते एक लैम्डा पे बाहर आने लगा इलेक्ट्रॉन्स। उस कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है ना? तो अगर आप लिखना चाहो बच्चों तो आप मैं ऐसे ही बोल देता हूं, बहुत सिंपल है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, the maximum value of wavelength so that electrons start ejecting from the metal surface. This is known as what? Threshold wavelength। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हम लोग दो तीन चीज क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर देखा तो देखा कि फ्रीक्वेंसी के एक मिनिमम वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? HF। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है बच्चों? एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? HF, है ना। तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था, मतलब मैं क्या बढ़ा रहा था? एक फोटोन की एनर्जी को बढ़ा रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, नॉट अपॉन द टोटल एनर्जी दैट इज इंटेंसिटी। वो टोटल एनर्जी जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। आ रही है बात समझ में? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कि अच्छा, जैसे जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे फोटॉन्स का कुछ एनर्जी होगा। इसका मतलब फोटोन का कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो सके, बाहर निकल सके। तो फोटोन का ये जो मिनिमम एनर्जी होता है जो कि चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क फंक्शन। कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग? The minimum amount of energy of one photon, the minimum energy of one photon required to eject electron from the metal surface. This is known as work function. It's very important definition. That's why I'm going to write. आप इसको नोट कर लेना बच्चों, है ना? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इसको डिनोट करते हैं बच्चों फाई से। क्या है ये? minimum energy of a photon, minimum energy of a photon required to eject electrons from metal surface।
मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए फोटोन का कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। उसी फोटोन के मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना बच्चों। अच्छा, ये वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप लोहा ले लो, आयरन ले लो, तो वहां पे फोटोन्स का एक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू जिसको वर्क फंक्शन बोल रहे हो उसका कुछ और होगा, सीजियम के लिए कुछ और होगा, अल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा। तो ये जो वर्क फंक्शन है बच्चों, ये मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल सरफेस है। जैसे कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, बहुत कम एनर्जी अगर फोटोन के पास रहेगा तभी निकाल देगा। आ रही बात समझ में। वैसे हर एक मेटल सरफेस के लिए ये अलग अलग होता है। तो ये हम लोग यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों कि इट डिपेंड्स अपॉन मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है कौन सा मेटल सरफेस है। क्लियर है? चलो, तो यहां तक अपने को बात समझ में आ गई कि अगर कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। इस फेनोमेना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो क्या ये हमेशा होता है? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तभी बाहर निकलेंगे जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में। तो अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों। आप चाहो तो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको डिलीट करता हूं, फिर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखाता हूं, क्योंकि अभी आपको बात समझ में आ गई। अगर मैं शुरुआत में बोलता तो आपको याद करना पड़ता, रटना पड़ता, पर अभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ गया है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, मिटाता हूं मैं। अभी क्या लिखेंगे बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो आप। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस on incidence of light of frequency greater than threshold frequency is known as photoelectric effect। मैं पहले भी आपको बताया बच्चों कि क्यों नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि मैं जब इलेक्ट्रॉन्स मैं मेटल सरफेस पे जब लाइट डाल रहा हूं, लाइट आपको पता है पार्टिकल से बना होता है जिसको फोटोन्स बोलते हैं। तो फोटोन के इंसिडेंट करने के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इसलिए इस इफेक्ट को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आ रही है बात समझ में? चलो थोड़ा डायग्राम बना के अगर मैं आपको बताना चाहूँ बच्चों, तो देखो ये मेटल सरफेस, अगर सपोज करो ये मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन फाई है बच्चों, है ना। अगर इस पे ऐसे वेव लाइट अगर इंसिडेंट किया जा रहा है सच दैट इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, और ये फ्रीक्वेंसी एफ अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन का बाहर आ पाना पॉसिबल होगा। आ रही है बात समझ में? या फिर यूं बोला जाए बच्चों कि इसका वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप इसको नोट डाउन कर लो। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को बताओ बच्चों, ये जो ऑब्जर्वेशन या जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको कैसे एक्सप्लेन करा गया? आपको पता है कि लाइट के बारे में बहुत भ्रांति फैलाया गया है कि भाई साहब ये क्या है, वेव है, पार्टिकल है। कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि वेव है, कुछ ने बोला पार्टिकल्स है। पर सही बताया जाए तो आज तक पता नहीं चला कि ये वेव है कि पार्टिकल है। जहां जैसे एक्सप्लेन करना होता है वैसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जरा हम लोग चेक करते हैं बच्चों कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किस नेचर पे बेस्ड है, कौन से नेचर से इसको एक्सप्लेन करा जा सकता है। तो जरा कोशिश करते हैं हम लोग इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की। क्या वेव नेचर से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेट अस ट्राई। देखो बच्चों, वेव क्या था याद है, आप लोग पढ़े होंगे।
11th में कि वेव क्या था, इट इज ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, कि कंटिन्यूअसली एनर्जी दिया जा रहा है। जैसे कि मैं यहां पे बोल रहा हूं तो यहां से साउंड वेव जनरेट हो रहा है, तो साउंड वेव लगातार मेरे मुंह से ऐसे निकले जा रहा है, साउंड वेव इस तरीके से, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इस मीडियम के पार्टिकल्स को। आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं लाइट को वेव मानता, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन था, सपोज करो कि ये मेटल का वर्क फंक्शन बच्चों है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहां के इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए। क्लियर है? यहां पे मेटल सरफेस, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, उसको कितना एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तभी बाहर निकल पाएगा। अब सपोज करो कि लाइट क्या है? वेव है। तो वेव है और मान लेते हैं कि इसका, आप इसको नोट डाउन कर लिए ना, मैं इसको हटाता हूं, अब थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। देखो, जैसे सपोज करो बच्चों कि यहां पे मेटल सरफेस है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे ऐसे लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे एनर्जी, एक फोटोन का जो एनर्जी है मान लेते हैं वो करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है बच्चों 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना। ठीक है? इसका मतलब इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए एक फोटोन के पास? तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। बस भाई साहब के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या बाहर आएगा? नहीं आएगा। पर अगर हम इसको वेव माने तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मुंह खोल के खड़ा है, कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रहा है। पहले वो कितना एब्जॉर्व किया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्व किया, उसको तो 2.5 ही चाहिए था, वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब अगर लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, चाहे उसका इंटेंसिटी कितना भी क्यों ना हो, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके वो तो बाहर आ ही जाना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा था क्या? एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंटली क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। पर वेव नेचर से अगर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई साहब इंटेंसिटी कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आएंगे, भले थोड़ा समय लग जाए। इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो जल्दी 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 एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन और फटाक से बाहर आ जाएगा। इंटेंसिटी कम होगा तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, फिर बाहर आएगा, पर आएगा, हर इंटेंसिटी के लिए आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर एक्सपेरिमेंटली ये गलत था। एक्सपेरिमेंटली दिखाई दे रहा था कि इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये पहला खामी, ये पहला लिमिटेशन दिखाई दे दिया जब हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। दूसरा, मैं इसको लिख देता हूं बच्चों ताकि आपको याद रहे थोड़ा। पहला, अगर वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं तो यहां लिख देता हूं एक्सप्लेनेशन बाय वेव नेचर। पहला क्या दिखाई दिया बच्चों कि इट टेक्स प्लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इट टेक्स प्लेस by any intensity, which is wrong, जो कि गलत है बच्चों, which is wrong experimentally, जो कि एक्सपेरिमेंटली गलत है। इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता भाई साहब। दूसरी बात अगर देखा जाए तो मेरे को बताओ यहां पे क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा होगा तो जल्दी निकलेगा, इंटेंसिटी बहुत कम होगा तो थोड़ा देर से निकलेगा, पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन यहां तो टाइम लैग हो जा रहा है। पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना होगा तो तुरंत निकलेगा, बीच में टाइम गैप नहीं होता है, टाइम लैग नहीं होता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकलना होगा तो तुरंत निकलेगा। अगर एनर्जी ऑफ वन फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, टाइम लैग नहीं होता। पर यहां वेव नेचर से अगर बात करें तो एब्जॉर्ब कर रहा है फिर निकल रहा है, तो टाइम लैग तो हो गया ना। तो टाइम लैग एक्सपेरिमेंटली गलत है। आ रही बात समझ में? एक्सपेरिमेंटली तो इंस्टेंटेनियस होता है, पर यहां टाइम लैग दिखा दे रहा है। इसका मतलब वेव नेचर से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते भाई साहब। तो दूसरी लिमिटेशन क्या दिखाई दे दी यहां पे? देयर इज टाइम लैग, देयर इज टाइम लैग, बट एक्सपेरिमेंटली, अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं जैसा कि हम लोग पहले देखे हुए थे बच्चों, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को क्या दिखाई दिया था कि इट इज इंस्टेंटेनियस, इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस,
अगली बात, यहां पे कुछ भी इंटेंसिटी हो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जा रहे हैं वेव नेचर में, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना या ना आना फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। पर ऐसा होता था क्या, वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाता था क्या? नहीं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पर यहाँ तो कह रहा भाई साहब आप लाइट डालो ना, धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, बाहर निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं बच्चों कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे बाहर आ जाएगा। यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये तो गलत है ना। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 लिमिटेशन है बच्चों अगर हम लोग इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला गया कि वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। देखते हैं क्या पार्टिकल नेचर से कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे यहां पे है, लाइट आया यहां पे, और ये लाइट क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है उस लाइट के एक पार्टिकल, एक फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसके पास कुछ एनर्जी होता है। हर फोटोन्स के पास अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, और उस एनर्जी का वैल्यू कितना होता था याद करो बच्चों, hc/λ होता था, है ना। तो अगर हम लोग लाइट को पार्टिकल मान ले तो हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया, अगर वो फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और अगर कम है तो नहीं निकला। निकलना हुआ तो तुरंत निकल गया, और नहीं निकलना है तो निकलेगा ही नहीं। तो यही तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग चेक कर रहे थे ना बच्चों। अच्छा, एक चीज यहां पे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो यहां पे हर एक फोटोन का एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो एक एब्जॉर्ब किया, फिर दूसरा एब्जॉर्ब किया, फिर तीसरा एब्जॉर्ब करके निकल गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता कि एक इलेक्ट्रॉन कई सारे फोटोन को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो फिर तो ये यहां भी निकल जाता, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, यहां पे नहीं निकल सकता। इसका मतलब यहां पे एजम्पशन अपने को मानना होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। आ रही बात समझ में? और इसका उल्टा भी सही है कि एक फोटोन अगर जाएगा तो पूरा का पूरा अपना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ही देगा। ऐसा नहीं है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे इलेक्ट्रॉन को। यह पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। यह एक्सपेरिमेंटली हम लोग को दिखाई दे रहा है। आ रही है बात बच्चों समझ में? इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो, अब मैं थोड़ा सा आपको सेटअप दिखाता हूं कि आखिर इसका सेटअप होता कैसे है, एक्सपेरिमेंट इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, हालांकि अपने औकात के अंदर तो नहीं होता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट को कर पाना। उसके लिए मैं पहले ही बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टेक्निकली एडवांस्ड लैब चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं बहुत ब्रीफ सा डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाए कि क्या क्या हो रहा है। क्लियर है? देखो, ये एक ग्लास ट्यूब है बच्चों, ये 2 मेटल प्लेट है। यहां पे क्या होता है ना कि एक ऐसा होल टाइप बनाया जाता है यूं, और यहां से लाइट को इंसिडेंट किया जाता है ऐसे। इस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर होता है। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है इसलिए इस प्लेट को नाम दिया गया बच्चों इमिटर प्लेट। क्या बोला गया? इमिटर प्लेट। और हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा हो कि यहां पे जाके कलेक्ट हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, इसलिए इसको C से डिनोट करते हैं। यहां से एक वायर ले लेते हैं ऐसे, यहां से भी एक वायर ले लेते हैं बच्चों इस तरीके से, और मान लो कि हम इस दोनों वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिए।
अब बताओ, जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेगा, मान लेते हैं इस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स का इतना जोर का निकला कि यहाँ पे जाकर के मेटल प्लेट पे चला गया, और जाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगा, और जब एक बार बच्चों ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा मतलब इस वायर में करंट फ्लो होने लगा। अब करंट कितना फ्लो हुआ इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया कि यहां पे एक एमीटर लगा दिया, एमीटर से करंट का मेजरमेंट कर लिए, है ना। चलो, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट के ऐसे फ्लो होना चाहिए। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कन्वेंशनल करंट मानते हैं, है ना। तो यहां से ये करंट कितना फ्लो हो रहा है हम एमीटर का रीडिंग देखकर बता सकते हैं, ठीक है। चलो, एक और बात यहां पे बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं फोटोन को दो नाम दूंगा। पहला नाम दूंगा उसको लायक फोटोन, दूसरा नाम दूंगा बच्चों नालायक फोटोन। व्हाट इज लायक फोटोन? लायक फोटोन क्या है? वो फोटोन जो कैपेबल है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाने की, है ना, जो कैपेबल है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाने की, मतलब उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अरे बात समझ में? तो थोड़ा सा समझो बेटा इसको। लायक फोटोन, लायक फोटोन का क्या मतलब मैं बोल रहा हूं, ये किताबों में ऐसा डेफिनेशन दिया नहीं रहता। मैं आपको लायक फोटोन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, है ना। देखो, लायक फोटोन का क्या मतलब है बच्चों? लायक, ओ गॉड, लायक फोटोन्स, लायक फोटोन मतलब कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मान लो बच्चों कि यहां पे एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन फाई है, और यहां पे एक लाइट ऐसे इंसिडेंट किया जा रहा है, ऐसे यूं, और मान लेते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों कि ये लायक फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ला सकता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो बाहर ले आएगा, तो इसको लायक फोटोन बोलेंगे, बिल्कुल। चलो देख, अब मेरे को बताना, मान लो बच्चों कि ये जो लाइट है इसका इंटेंसिटी आई है, ये एरिया ए पे गिर रहा है, एरिया ए पे गिर रहा है, तो बताओ पर सेकेंड इस पे टोटल एनर्जी कितना गिर रहा है? मान लो इस पे पर सेकेंड टोटल एनर्जी कितना गिर रहा है? इंटेंसिटी आपको याद है ना बच्चों, क्या था? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे ये बात समझ में? तो प्रति सेकेंड इस पे एनर्जी कितना गिर रहा है? आई, प्रति सेकेंड आई, प्रति मीटर स्क्वायर, तो ए मीटर स्क्वायर पे बच्चों ए इंटू आई, तो टोटल एनर्जी इस पे कितना गिर रहा है? आई जो गिर रहा था वो 1 मीटर स्क्वायर पे ना, एरिया आप कितना ले लिए तो ए, तो क्या टोटल एनर्जी इतना गिर रहा है बच्चों? अगर टोटल एनर्जी इतना गिरा और फोटोन के एक एनर्जी से डिवाइड कर दिया जाए hc/λ से, तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में इस पे कितना फोटोन गिरा ये है। मान लो बच्चों कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 1000 आता है, मतलब एक सेकेंड में प्रति सेकेंड 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिर रहा है। इसका मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चाहिए था। पर ऐसा होता है क्या एक्सपेरिमेंटली? ऐसा नहीं होता। जब हम 1000 लायक फोटोन गिरा रहे हैं तो टेक्निकली 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चाहिए था, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली अगर आप 1000 गिराओगे फोटोन्स ना, तो 1 2 बहुत ज्यादा हुआ तो 3 फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाते हैं। तो बोलो कि सर बाकी का कहां गया? देखो, ये ऑब्जर्वेशन था बच्चों, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इसको एक्सप्लेन कैसे करा गया अब ये देखो। जैसे सपोज करो, जैसे देखो यहां से तो पता चल गया बच्चों कि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कितना बाहर निकला, ये एक्सपेरिमेंटली कैसा पता चलता हम लोग को? कैसे पता चलता बच्चों? ये पता चलता करंट से। यहां तो करंट हम लोग मेजर कर ले रहे हैं ना। आपको याद होगा करंट का फॉर्मूला क्या था? I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ऐसा था क्या?
डेल्टा क्यू मतलब टोटल चार्ज ना। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n बाहर आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बल्टू, डेल्टा n इंटू ई, टोटल चार्ज क्या हो गया, n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e, तो n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डेल्टा n इंटू ई बाई डेल्टा टी, ऐसा है ना। तो व्हाट इज दिस डेल्टा n बाई डेल्टा टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट पर सेकेंड। तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट पर सेकेंड कितना हो जाएगा बच्चों, I बाई ई। तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकल रहा है प्रति सेकेंड और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना गिर रहा है, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, एक्सपेरिमेंटली देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग पर सेकेंड इज मच मच स्मॉलर देन I A लैम्डा बाई HC। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना निकल रहा है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग के बहुत बहुत छोटे होंगे। मतलब 1000 फोटॉन्स गिरा रहे हैं तो 1-2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है। ऐसे एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैलकुलेट करके देख चुके। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। आ रही बात समझ में? तो एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों, आप चाहो तो इसको फटाक से उतार लो, 2 मिनट पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं। देखो हम लोग क्या देखे एक्सपेरिमेंट में कि 1000 गिरा भाई साहब तो बहुत मैक्सिमम हुआ तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए सर? तो देखो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए बच्चों। जैसे सपोज करो कि ये मेटल सरफेस है, यहां पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ। मान लो बच्चों कि ये जो मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो लाइट हम लोग गिरा रहे हैं उस लाइट का एक फोटोन का एनर्जी है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लायक है कि नालायक है, पहले ये बताओ। क्या इस फोटोन्स का औकात है इलेक्ट्रॉन्स बाहर लाने की? ऑफ कोर्स। देखो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर है, तो लायक है, ये निकाल सकता है, पर निकाल नहीं पा रहा है। क्यों सर? ये एक्सप्लेनेशन देखो होता क्या है। जैसे मान लो बच्चों कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां है, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को कितना एनर्जी दिए हम लोग? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी दे दिए। ये भाई साहब एकदम टाइट, ओ भाई साहब हम तो बाहर निकल ही जाएंगे। अब ये भाई साहब इधर कूदे, इधर आगे बढ़े। अब ये आगे बढ़े तो ऐसा तो नहीं है कि ये रास्ता एकदम साफ है, ये मस्त आगे बढ़ के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस मेटल सरफेस में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के एनर्जी बाहर जाने की कोशिश किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, और जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसका एनर्जी कम हो गया, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो कम होते 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 जैसे ही ये सरफेस के पास पहुंचा तो सरफेस से बाहर निकलने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ही चाहिए। पर हो सकता है सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इसका एनर्जी इतना कम हो जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाए। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया तो ये बाहर निकल ही नहीं सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है। आ रही बात समझ में? इसको सरफेस से निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था। भाई साहब इसको 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला तो, पर इतने इलेक्ट्रॉन से टकराया कि उसका एनर्जी लॉस होते होते सरफेस तक पहुंचते पहुंचते उसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रह गया, तो बाहर नहीं निकल पाया, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में होता है। बहुत कम केस में ऐसा होता है बच्चों कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मस्त सरफेस पे ही हो, एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर निकल गया, कोई लॉस ही नहीं हुआ। तो ऐसा 1000 में 1-2 केस में होता है, तो वही 1-2 इलेक्ट्रॉन्स एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बच्चों, जैसे मान लो कि ये मेटल सरफेस जो है उसका वर्क फंक्शन मान लेते हैं हम लोग 2 वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां पे जो फोटोन्स आ रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन है, वो सपोज करो बच्चों 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इसको इस यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस से निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एकदम सरफेस पे ही है, एकदम सरफेस पे, किसी से कोलिजन नहीं किया, तब ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो गया सरफेस से निकलने में, बचा कितना? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कहां जाएगा? तो ये इलेक्ट्रॉन के पास एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, फटक से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बच गया? 3.5 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा इसके पास। आ रही बात समझ में? तो क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पक्के से कह सकते हो कि हमेशा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा? अरे ये सरफेस पे था तब ना, ये सरफेस पे था तब ना 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बाहर निकल गया, कोई लॉस ही नहीं हुआ। पर अगर ये अंदर होता तो कुछ ना कुछ तो लॉस होता।
कहने का मतलब कि ये 3.5 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो काइनेटिक एनर्जी मिला वो मैक्सिमम हो सकता है, कुछ लॉस भी तो हो रहा है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस वर्क फंक्शन मैक्सिमम। क्या ये हमेशा होगा? इससे कम होगा या इतना होगा, इससे ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। ये जो सरफेस वाला है कहीं कोलाइड नहीं किया, तब केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने में खर्च किया, बाकी सारा काइनेटिक एनर्जी बच गया। लेकिन ये अंदर होता तो कुछ टकराता ना, तो कुछ और लॉस होता ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो इससे कम ही होता ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना पॉसिबल है। इसको हम और कैसे लिख सकते थे बच्चों? देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, HF माइनस HF नॉट, ऐसा ना बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन विच इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है बच्चों। अब जैसे मान लो कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपके पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? नहीं, ये मैक्सिमम है। बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी इससे कम ही होगा। ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है। आ रही है बात समझ में बच्चों? चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, शायद आपने पढ़ा होगा, ये शुरुआत में ही मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 124। ये जो फॉर्मूला अभी देखे ना हम लोग, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ये फॉर्मूला जो होता है hc बाई लैम्डा, जब h का वैल्यू पुट करोगे, c का वैल्यू, h का वैल्यू कितना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब इस कांस्टेंट को वैल्यू पुट करोगे ना बच्चों, तो एक फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला आता है 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम, और जो एनर्जी आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आप लाइट का वेवलेंथ एंगस्ट्रम में रखोगे तो इस तरीके से एनर्जी ऑफ फोटोन आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आ रही है बात समझ में? मान लेते हैं बच्चों कि यहां पे एक मेटल सरफेस है, इस पे लाइट ऐसे गिराया जा रहा है और उसका वेवलेंथ है 3100 एंगस्ट्रम, इतना है, ठीक है बच्चों, इतना है। यहां पे इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है बच्चों वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना। आपको बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। कैसे निकालोगे? एक फोटोन का एनर्जी बता दो ना पहले। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, तो 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम, मतलब 3100 अगर कर देते बच्चों तो ये गया, ये कितने बार में चला जा रहा है, 4 बार में। इसका मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, तो कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपसे सवाल पूछा है क्या हर एक इलेक्ट्रॉन का इतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा? नहीं, ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है जो लोग टकराए होंगे। आ रही है बात समझ में? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कर लो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है बच्चों कि एक मेटल सरफेस है, कोई भी एक मेटल सरफेस है, उस पे एक लाइट ऐसे इंसिडेंट करा गया जिसका फ्रीक्वेंसी था f। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए बच्चों उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर k है, कितना है बच्चों, k है। ऐसा देखा गया कि एक मेटल सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट किया गया फ्रीक्वेंसी f का, तब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो k है। तो सवाल क्या पूछा गया कि उसी मेटल सरफेस पे, सेम मेटल सरफेस पे अगर हम 2f फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं, 2f फ्रीक्वेंसी का, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिखा गया k डैश। अब ये k डैश k के कंपैरिजन में कितना ज्यादा हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया, देखो बच्चों ऑप्शन में क्या दिया गया कि k डैश इक्वल्स टू k, बी में दिया गया k डैश इक्वल्स टू 2k, सी में दिया गया बच्चों k डैश इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2k, डी में दिया गया k डैश इज लेस देन 2k। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बताओ। इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल्स टू
सॉरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस 5। तो कैसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम k है, यहाँ पे कितना है बच्चों, k है, इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, hf होता है -5। इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के लिए लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, k डैश बराबर h इंटू 2f, मतलब 2hf -5। यहां भी 5 क्योंकि मेटल सरफेस तो एक ही है ना, तो वर्क फंक्शन तो दोनों का सेम होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों ध्यान से, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिख सकता था क्या, k डैश बराबर hf -5 प्लस hf, कुछ नहीं करा है मैंने, 2hf को hf प्लस hf लिख दिया है। अब देखो hf -5 क्या है, k है क्या, तो क्या मैं k डैश बराबर ऐसे लिख सकता हूं, k प्लस hf। अभी देखना ध्यान से, k डैश इक्वल्स टू k प्लस hf को मैं क्या लिख सकता हूं, k प्लस 5 ऐसे लिख सकता हूं। तो k डैश बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 2k प्लस 5। इसका मतलब k डैश बराबर 2k प्लस 5, मतलब 2k से ज्यादा है। k डैश क्या है, 2k से ज्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बच्चों, सी ऑप्शन। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखना। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो इसको शेयर करना यार, और यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं जरूर क्लियर करूंगा। और ये बोलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन में बहुत बच्चे फंसे हुए हैं जिनको मतलब पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहे बच्चों, तो उन तक ये बात पहुंचाओ, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए। चलो ठीक है, बाय।